आइए देखते हैं सर्कल चैप्टर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सर्कल में सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंजेंट। सर्कल चैप्टर को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है ये समझना होगा। और सर्कल में बहुत सारे थ्योरम्स ऐसे हैं जो क्लास 9 से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेंजेंट को देखते हैं। टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, टेंजेंट एक लाइन होता है, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट a circle at only one point। टेंजेंट एक लाइन होता है दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। क्या मतलब है कहने की? जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो सर्कल होता है वो बहुत सारे पॉइंट से बने होते हैं। सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट से बने होते हैं। कितने पॉइंट से बने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सर्कल बने होते हैं। तो सर्कल के कोई भी एक पॉइंट को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, मान ले कोई एक पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P। अगर हम एक लाइन अगर इस पॉइंट को टच करता हुआ अगर पास करेगा तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये लाइन इस सर्कल के सिर्फ इसी पॉइंट को इंटरसेक्ट अगर करेगा तो हम इसको बोलेंगे टेंजेंट। यानी कि ए लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली वन। तो मान लेते हैं ये एक लाइन है जो कि सर्कल को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अच्छा, सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा, सर्कल और इसके लिए। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और ये हमारा सेंटर ऑफ ए सर्कल है, और सेंटर ऑफ द सर्कल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है, तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जा रही है ये हमारा रेडियस है। ठीक है, इसके थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे आगे हम लोग कि कैसे रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन बनते हैं, ये सब चीज़ें आगे अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ देखिए, इस फिगर में देखिए, ये तो हमारा टेंजेंट कहलाएगा क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो लाइन देखिए, इस लाइन को हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को हम लोग सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए एक सर्कल के बाहर अगर हम कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, वहां से आपको सवाल पूछा जाएगा कि कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से मैक्सिमम, उस पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो सर्कल को समझने के लिए सबसे पहले सर्कल के थ्योरम्स को समझना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल के थ्योरम्स ही समझेंगे, क्लास 9 एज वेल एज क्लास 10 के जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है। ये सर्कल चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सर्कल के 7 थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए। इसमें से कुछ थ्योरम क्लास 10 के हैं। क्लास 10 में बेसिकली 2 ही थ्योरम्स आपको दे रखा है, बाकी जो 5 थ्योरम है वो क्लास 9 के हैं। अच्छा, क्लास 9 के थ्योरम पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर क्लास 9 के थ्योरम्स आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा सर्कल का। ठीक है, क्योंकि सर्कल के जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दी जाती है वो क्लास 9 और क्लास 10 के थ्योरम्स को मिला कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 थ्योरम्स, हमारे पास इंपॉर्टेंट 7 थ्योरम्स है। ये 7 थ्योरम्स आप अगर पढ़ लेते हैं या इसको समझ लेते हैं तो आप सर्कल के किसी भी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला थ्योरम हम लोग सर्कल का देखेंगे जो कि क्लास 10 का है। पहला थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम 1। क्लास 10 का जो पहला थ्योरम है वो ये बोलता है, द रेडियस एंड टेंजेंट फॉर्म राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मतलब सर कहने का? तो देखिए, फिगर के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस स्टेटमेंट को। जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, ये पॉइंट है, सर्कल का एक पॉइंट है। इसी पॉइंट को टच करता हुआ अगर मान ले कोई टेंजेंट पास कर रहा है, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है। तो देखिए, रेडियस और टेंजेंट किस पॉइंट पर मिल रहा है? देखिए, तो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये कॉमन पॉइंट होता है सर्कल के लिए भी और टेंजेंट के लिए भी। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, वो कॉमन पॉइंट बताइए जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है, तो वो कॉमन पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो देखिए ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, ये दोनों मिलकर एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। यानी रेडियस एंड टेंजेंट फॉर्म राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। जब भी रेडियस और टेंजेंट आपस में मिलेंगे तो 90 डिग्री बनेंगे। इधर भी 90 बनेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो सम ऑफ लीनियर पेयर से इधर भी 90 डिग्री बन जाएगा। इन दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा। स्पीकर को घुमा के भी बना सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसको टच करता हुआ कोई टेंजेंट पास कर रहा है, ये हमारे पास सेंटर है। तो अगर हम इस रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो देखिए यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जब भी रेडियस और टेंजेंट मिलेगा हमेशा 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। ये थ्योरम 1 है। इसको प्रूफ आमतौर पे क्वेश्चंस बोर्ड में सीबीएसई पूछता नहीं है, बहुत छोटा सा थ्योरम है, ठीक है। आइए दूसरा थ्योरम देखते हैं हम लोग। थ्योरम 2 क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। क्या कहने का मतलब, आइए देखते हैं फिगर के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अगर मान लेते हैं इस सर्कल के बाहर अगर हम कोई एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं, किसी तरफ भी कहीं पे भी पॉइंट को ले सकते हैं। जैसे हम पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 टेंजेंट बनाते हैं, एक टेंजेंट हमारा ये हुआ, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट हमारा ये हुआ। ये हमारे पास मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, ठीक है। थ्योरम्स क्या बोलता है, देखिए थ्योरम बोलता है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स, यानी टेंजेंट के लेंथ की बात कर रहा है, मीन्स AP एंड AQ की लेंथ की बात कर रहा है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट से मीन्स AP एंड AQ जो कि ड्रॉ किया गया है कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल की तरफ तो उसका जो लेंथ होगा वो आपस में बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है प्रूफ करने के लिए, तो ये थ्योरम्स का प्रूफ आपको पता होना चाहिए। ये थ्योरम को बहुत आसानी से प्रूफ किया गया कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट से। क्लास 9th में आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट से इसको आसानी से इन दोनों के लेंथ को प्रूफ किया जा सकता है। तो आइए है आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ऐसे फिगर ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखिए रेडियस को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और OA को ज्वाइन कर देंगे। यानी कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे ज्वाइन OP OQ एंड OA, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने से क्या होगा, देखिए 2 ट्रायंगल बन जा रहा है। टेंजेंट को लेकर, ऊपर वाले टेंजेंट को लेकर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है AOP, और नीचे वाले टेंजेंट से एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है AOQ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो अब जैसे कि जानते हैं कि 2 ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो मैथमेटिक्स में इक्वल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं फिगर के लिए, हम लोग 2 इक्वल फिगर के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फिगर को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं यानी इक्वल कर देते हैं तो उसका हर साइड और हर एंगल यानी हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, हर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बराबर किया जाए, कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाए। तो आइए हमको टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको तो पता ही है, इन दोनों का लेंथ को बराबर करना है, AP इज इक्वल टू AQ का लेंथ को बराबर करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। देखिए इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो हमें कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ेगा। 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 5 तरीके होते हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल एंगल साइड, SSS एंड RHS, जिसमें से ये क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। यानी कि 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के ये रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। ये रूल क्या बोलता है पहले समझ लेते हैं।
जैसे मान ले हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, दो राइट ट्रायंगल है, हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है। इस क्राइटेरिया से दो राइट ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। अगर मान लो ये दोनों को भी हम बराबर कर देते हैं और बचा हुआ दो साइड, उसमें से किसी भी एक साइड को बराबर कर देते हैं, माने इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो देखिए ये RHS क्राइटेरिया को फुलफिल कर जा रहा है। आर का मतलब राइट एंगल, यानी दोनों का एक एक एंगल राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। एच इज स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी हमने बराबर कर दिया, देखिए। और एस का मतलब होता है कोई भी एक साइड, ये साइड को हम बराबर कर दिए। तो अगर कभी भी ऐसे कंडीशंस किसी भी दो ट्रायंगल में देखने को मिले तो उन दोनों ट्रायंगल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो देखते हैं ये दोनों, ये जो कंडीशंस हमने देखा, ये जो क्राइटेरिया है, क्या वो ये दोनों ट्रायंगल उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं? आइए चेक करते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल का OP साइड और इस ट्रायंगल का OQ साइड आपस में बराबर है। OP इज इक्वल टू OQ। क्यों बराबर है ये दोनों? क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर है, दोनों रेडियस है, सेम सर्कल का रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा चीज देखिए, ये जो साइड आप देख रहे हैं ये कॉमन साइड है दोनों के लिए। इस ट्रायंगल के लिए भी ये साइड बन रहा है और इस ट्रायंगल के लिए भी ये साइड, तो ये साइड तो दोनों का सेम ही हुआ। तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखिए ये एंगल देखिए 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल देखिए 90 डिग्री बन रहा है। क्यों 90 डिग्री बन रहा है? क्योंकि थ्योरम 1 है, सर्कल का थ्योरम 1 हम आपको पढ़ाएं, रेडियस एंड टेंजेंट फॉर्म्स राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एंड टेंजेंट फॉर्म्स राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दो, ये भी 90, ये भी 90, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों तो आपस में बराबर ही हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बगल में रीजन आप लिख लीजिएगा, रेडियस एंड टेंजेंट फॉर्म्स राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी हम शॉर्ट में थ्योरम 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अब देखिए मेरे को बताइए इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है? राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड क्या कहलाते हैं? हाइपोटेन्यूज कहलाते हैं, ठीक है। ये क्लास 9 के थ्योरम है, बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड होता है, ठीक है, और बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल होता है। तो देखिए इसका हाइपोटेन्यूज ये है और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज ये है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज तो बराबर हो गया, जो कि कॉमन साइड बना है। दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल देखिए 90 डिग्री है, बिल्कुल, और दोनों ट्रायंगल का एक एक साइड बराबर है, यानी RHS क्राइटेरिया इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। तो हम दोनों ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल APO is congruent to triangle AOQ by RHS congruency criteria। ये पूरा लिखेंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी इसके साइड्स को इसके साइड से बराबर और इसके एंगल को इसके एंगल से बराबर लिखा जा सकता है। तो हमको ये साइड को बराबर प्रूफ करना था। तो जब ये दोनों ही बराबर हो गया तो ये साइड बराबर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू AQ हम लिख सकते हैं। रीजन क्या देंगे? बाय CPCT। CPCT कोई बड़ा चीज नहीं है, CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये जो AP है और ये जो AQ है ये दोनों इसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ठीक है, इसका ये मतलब है। आइए अब जितनी भी थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 9 की थ्योरम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ थ्योरम्स काफ़ी छोटा है जो सभी को याद भी होगा, और कुछ थ्योरम थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे तीसरा थ्योरम, यहाँ से क्लास 9 के थ्योरम्स चालू हो जाएंगे। थ्योरम 3, तीसरा थ्योरम क्लास 9 का, जैसे कि सभी लोग आप लोग जानते होंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल C कैसे निकालेंगे? सिंपल, 180 से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे, रीजन लिख लेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसे शॉर्टकट आप कर सकते हैं, बस रीजन आपको अच्छा देना होगा, ठीक।
बहुत कोई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक स्टेप्स बच जाएगा, आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। थ्योरम 4 देखिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका भी काफ़ी यूज़ होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में एनसीईआरटी का इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे कि ये कहने का मतलब है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल 60 है, आपको ये एंगल निकालना है, बहुत आसान है, इसको लॉजिक तरीके से निकाल सकती हो, वो पूरा प्रक्रिया फॉलो मत कीजिएगा, इन तीनों को जोड़कर 360 से माइनस करेंगे, शॉर्टकट। देखिए ये दोनों मिलकर कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो ये भी मिलकर कितने बनेंगे 180, तो 180 180 360, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में यूज़ किया गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों का सम हो जाएगा आपको 180 डिग्री, नॉर्मल इसको 180 से माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। जब इधर 180 बन रहा है तो इधर तो आसानी से निकल जाएगी ना, वो बच्चा वाला बुद्धि छोड़ दीजिए। थ्योरम 5 देखते हैं, थ्योरम 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के या बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिया उसमें यूज किया गया है, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एक क्लास 9 के थ्योरम है, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब है जैसे मान ले कोई मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान लेते हैं कोई भी दो साइड बराबर है, जैसे ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट में, ये साइड के अपोजिट, अपोजिट का मतलब सामने, एंगल सी है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी है। तो जो बराबर साइड है, बराबर साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। क्या लिख रहा है देखिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसको घुमा घुमा कर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए ये दोनों साइड आपको गिवन दे रखा है, ये दोनों साइड बराबर है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना। इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाली, और इसके अपोजिट में, अपोजिट का मतलब सामने, जस्ट सामने देखिए, इसके सामने, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक है। कोई भी दो साइड बराबर हो सकता है ना, हमेशा सीधा सीधा थोड़ी बराबर होगा, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस में एंगल्स इसमें निकालने के लिए दिया जाता है, उसमें ये काफ़ी यूज होते हैं ये थ्योरम, ठीक है। थ्योरम 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double than the angle subtended by the same arc at circle। आइए फिगर से इसको समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है, कोई एक आर्क आप कंसिडर कर लीजिए। आर्क क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं एक चूड़ी, चूड़ी इज नॉट ए सर्कल, लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए चूड़ी को सर्कल मान लीजिए। एक चूड़ी को अगर आप जमीन पे तोड़ देते हैं तो उसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, ठीक है। आर्क इज ए कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल। तो मान लेते हैं कोई हम एक आर्क को कंसिडर कर लेते हैं, मान ले ये कोई आर्क है, ठीक है, इसके दोनों एंड पॉइंट को हम नेम कर देते हैं ए बी, तो ये हमारे पास एक आर्क हो गया। देखिए ये कौन सा आर्क है, इस आर्क को हम नाम देते हैं, हमारे पास आर्क के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ये जो आर्क है वो सेमी सर्कल से छोटा है, इसलिए इसको माइनर आर्क बोलेंगे, जो सेमी सर्कल से बड़ा आर्क होता है उसको मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, मान लेते हैं कोई आर्क है, इस आर्क के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है
सेंटर पे। तो क्या मतलब है, इस आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे अगर हम सेंटर से, तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज फाउंड बाय दिस आर्क। ठीक है, इसी आर्क के एंड पॉइंट से एक एंगल और बनाएंगे हम, कहाँ पे बनाएंगे, सर्कल पे बनाएंगे। ये देखिए सर्कल पे बनाए, तो ये एंगल और ये एंगल के बीच में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, सेंटेंस को पढ़िए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल, यानी सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा। किससे डबल होगा, सर्कल पे जो बन रहा है, सर्कल पे जो एंगल बन रहा है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल ए ओ बी, यानी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होगा एंगल, इसको सी नाम दे देते हैं, ए सी बी से। यानी सेंटर वाला एंगल डबल होगा, यहाँ 50 है तो यहाँ 100 होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 डिग्री होगा। या इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, जब ये इसका डबल है तो ये इसका हाफ होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का हाफ होगा, यानी एंगल ए सी बी ए ओ बी का आधा होगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको अलग अलग फिगर से भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम्स जो है ना एंगल सब निकालने के लिए सीबीएसई देता है। ऑब्जेक्टिव में आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले तो लॉन्ग में भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता था सब्जेक्टिव में, लेकिन अब जो है इसकी हैसियत सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रह गई है। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फिगर है, ये देखिए, इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको देखिए, ये देखिए एक आर्क है, इस आर्क के द्वारा एक एंगल कहाँ बन रहा है, सेंटर पे, और इसी आर्क के एंड पॉइंट से एक एंगल बन रहा है सर्कल पे। यहाँ सेंटर पे बना और यहाँ सर्कल पे बना, तो ये अगर x होगा तो ये 2x आएगा। देखिए इस टाइप के फिगर जो है ऐसा भी हो सकता है, या इसको एक अलग तरीके से भी आप समझ सकते हो। इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि फिगर जो आपको सीबीएसई बना के देता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे देता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटर है, ये देखिए ये एक आर्क है, इस आर्क के द्वारा एंगल सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क के एंड पॉइंट से एक एंगल सर्कल पे बन रहा है, तो ये x होगा तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग फिगर आपको दिया जा सकता है, तो आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 6 हो गया। सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी है जो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का क्या रिलेशन है आपस में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस तभी बना पाओगे जब आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट पता हो। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो लाइन है, कैसा भी लाइन हो, पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, कैसा भी हो, अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो या नॉन पैरेलल लाइन हो, उसको कोई तीसरा यानी थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यानी ट्रांसवर्सल के लिए कंडीशन नहीं है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो या ना हो, इसको काटने वाला लाइन ट्रांसवर्सल कहलाता है। किसी भी तरीके से काट सकता है। ठीक है, आप इस तरीके से काटो या सीधा सीधी जाओ या इस तरीके से किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो और उसको कोई तीसरा लाइन काट रहा है, तब क्या होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये कोई तीसरा लाइन इसको कट कर रहा है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन को जब ये तीसरा लाइन कट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 4 एंगल ऊपर से बन रहे हैं और नीचे 4 एंगल बन रहे हैं। इन चारों एंगल यहाँ पर और यहाँ पर, इनके बीच में रिलेशन होते हैं। क्या रिलेशन होते हैं, पहले हम एंगल लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। इन पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। यानी 3 4 और 6 5 जो है ये हमारा इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल्स में रिलेशन होते हैं। इधर वाले इंटीरियर एंगल को को इंटीरियर बोलते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं, और ये आपस में अल्टरनेट कहलाते हैं। को इंटीरियर का मतलब सेम साइड तरफ,
और अल्टरनेट का मतलब इस लाइन के उधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल। तो इंटीरियर एंगल के बीच में दो रिलेशन होते हैं। अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो अंदर में जो भी इंटीरियर एंगल बनते हैं उनके बीच में दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डायरेक्ट बराबर होते हैं। ये तभी होगा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए और ये ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तभी जाके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। एक और, ये जो इंटीरियर एंगल है उनके बीच में एक रिलेशन तो ये बना है। दूसरा रिलेशन क्या बनता है? जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी को मतलब एंगल 3 और एंगल 6, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है और एंगल 4 और एंगल 5 का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में डायरेक्ट बराबर होते हैं। ये अगर 60 है तो ये 60 होगा, ये 70 है तो ये 70 होगा। ठीक है, ये रिलेशन होते हैं। एक और चीज़ है, दो रूल हमने आपको बताया, जब भी दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल उसको काटे तो ये दो रिलेशन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज़ होता है, ये जो एंगल है एंगल 5 वो एंगल 1 के बराबर होगा, यानी एंगल 5 एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 8 एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 7 एंगल 3 के बराबर होगा। इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का आमतौर पे यूज़ नहीं किया गया। सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज़ नहीं किया गया। किसका यूज़ किया गया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ किया गया, को इंटीरियर एंगल का यूज़ किया गया। तो जितने भी थ्योरम हमने आपको बताया है, ये सभी थ्योरम्स को आप बार बार देखिए, इसको समझने की कोशिश करें, तभी जाके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना पाओगे। अगर ये थ्योरम में आप पकड़ नहीं बना पाओगे तो आप सर्कल के एक भी क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे।